हो गया। चलो हेलो रेणुका, आप सभी को वॉइस के साथ साथ वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा। सबको शौक है। राजकुमार, मनीषा, जो भी क्लास में है भाई, बहुत देर हो चुकी है, आज नेट ने साथ नहीं दिया है, बट आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि वह प्रक्रिया जो माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक यह लगातार चलती रहती है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट सिद्धांत है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत क्या है भाई, नाम से ही आप बार बार पढ़ते आए हो, समझते आए हो कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। चाहे आपने देखा होगा कि दो जुड़वे बच्चा जब एक साथ पैदा हो जाते हैं तो देखा जाता है कि शारीरिक बनावट जो होती है ना, वो सेम होती है, लेकिन उनका सोचने समझने का तरीका जरूरी नहीं है कि सेम हो। उनकी मतलब कह सकते हैं कि उनकी चॉइस अलग हो सकती है ना, उनके तरीके अलग हो सकते हैं। यही सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उन्हें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत सिर्फ यही याद रखना है आपको कि वह सिद्धांत जिसमें कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। क्लियर, समझ में आया इतना? भाई आगे चले, दो मैंने आपको सिद्धांत बताए, बहुत इजी है, आराम से समझ लेंगे आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या है? विकास क्रम की एक रूपता, तो पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाली हूँ। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्य, इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। ये कहता है एक रूपता का सिद्धांत। चलिए दोबारा समझ लेते हैं, एक रूपता का सिद्धांत क्या है। एक रूपता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई भी मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में आपने देखा होगा, चाहे बच्चा हमारे भारत में पैदा हुआ हो, चाहे बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ हो, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक रूपता पाई जाती है। हो सकता है किसी में थोड़ा कम या किसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कैसे ज्यादा कम बढ़ती हो सकता है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए हमारे भारत में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो भारत का जन्मा हुआ बच्चा भी कम से कम 4 से 5 माह लगाता है बैठने में। और यदि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कहीं पर भी बच्चा पैदा हो तो ऐसा नहीं कि वहां के बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते हैं। ये विकास क्रम की एक रूपता है कि चाहे वो थोड़ा जल्दी चले, लेकिन चलेंगे 3 से 4 महीने बाद ही, मतलब 3 से 4 महीने बाद बैठना, फिर अपने आप को मतलब थोड़ा सा बैलेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करते हैं और बाद में वो चलना प्रारंभ करते हैं। तो यही कहता है कि सभी बच्चों में विकास क्रम की एक रूपता के कहीं ना कहीं लक्षण पाए जाते हैं। किसी में चाहे मंद हो और चाहे किसी में तेज हो, लेकिन सब में होता हो जरूर है। ठीक है, विकास क्रम की एक रूपता समझ में आया। देखिए राजकुमार ने कहा है कि विकास क्रम का सिद्धांत मतलब विकास सदैव एक क्रम में होता है, जैसे सिर से पैर की ओर। चलिए देखिएगा, विकास क्रम की एक रूपता में आप ये भी कह सकते हैं कि जब बच्चा गर्भ में जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद यानी कि जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका, और लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है पैर का। और आपने देखा भी होगा जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले बच्चे का मस्तिष्क आता है और उसके बाद यानी कि सबसे लास्ट में पैर आते हैं। तो ये है आपका विकास क्रम की एक रूपता जो सभी में समान पाई जाती है। क्लियर?
अच्छा रेणुका जी, प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। देखिए आप वीडियो देख सकते हैं और कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। चाहे मैं आपकी कोई भी हेल्प हो वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की कर पाऊं। ठीक है, आगे देखिएगा, क्लियर हुआ अभी विकास क्रम की एकरूपता। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चले, बता दीजिएगा मुझे। देखिए, वृद्धि एवं विकास की गति एक दर्शी नहीं रहती। बिल्कुल सत्य बात है भाई। वृद्धि एवं विकास की दर, वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है भाई? तो देखिएगा, वृद्धि क्या है, एक सीमित अवधि पर आकर रुक जाती है, और विकास क्या है, विकास निरंतर चलता रहता है, चाहे वो मंद गति से चले चाहे वो तीव्र गति से चले। मैम, गर्भ से बाहर आता है तभी तो जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, मैंने ये कहा है आपको कि सभी एक रूपता, एक रूपता का क्या है कि पहले मस्तिष्क का निर्माण बच्चे का होता है। ठीक है, चलिए पटेल जी देखिएगा, वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती। तो यहाँ पर क्या है कि विकास की प्रक्रिया जीवन प्रति चलती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कैसी होती है? कभी तीव्र कभी मंदी, कभी तीव्र कभी मंदी, और लेकिन ये रुकती नहीं है। ठीक है, मंद पड़ जाती है लेकिन ये फिर पुनः चलने लगती है। आपने देखा होगा शैशव अवस्था में जो सीखने की क्षमता होती है बहुत तीव्र होती है, बच्चा बहुत जल्दी से कैच करता है हर एक बात को। और जैसे बाल अवस्था आती है बच्चे के सीखने में क्या होता है, थोड़ा सा विराम लग जाता है, मंद हो जाती है गति। फिर से जब किशोर अवस्था आती है तो फिर से सीखने की क्षमता तीव्र होने लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी में देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि वृद्धि व विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। विकास की प्रक्रिया जीवन प्रति चलती है, बिल्कुल, लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक सीमित अवधि पर आकर रुक जाती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शैशव अवस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। बाद के वर्षों का मतलब है बाल्यावस्था में। ठीक है, और पुनः किशोर अवस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। फिर इसमें क्या है, फिर मंद हो जाती है, और जैसे जैसे जब जब आपको जरूरत होती है सीखने की तब तब इस गति में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। इसी गति को कहा जाता है वर्तुलाकार, वर्तुलाकार विकास, जो घटते बढ़ते क्रम में होता है। क्लियर हुआ? समझ में आए? गुड इवनिंग अमरनाथ। देखिएगा, क्लियर हुआ, विकास एवं वृद्धि की दर एक सी नहीं रहती। याद रखिएगा, घटती बढ़ती रहती है। विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि जीवन प्रश्न चलता रहता है घटते बढ़ते क्रम में। और वृद्धि क्या है, एक सीमित अवधि तक होता है, किशोर अवस्था के अंतिम चरण पर आकर वृद्धि रुक जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम आधा तो नेट में ही निकल चुका है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहां पर बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर और कर दूंगी। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे चलता है। तो उदाहरण के लिए देखिएगा, अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर उधर हाथ पैर फैलाने की कोशिश करता है। चले मैं बताती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, 7 से 8 महीने का या 10-11 महीने का भी लगा लीजिएगा, बच्चे कोई भी चीज लेने के लिए, भाई बच्चे के सामने मान लीजिए खिलौना पड़ा है, तो बच्चा क्या करता है उस टाइम, बच्चा करता है कि अपनी पूरी बॉडी के साथ उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा ना, यदि आप बच्चे को, फिर से बफरिंग, देखिए आपने देखा होगा कि आप जब बच्चे को बेड पे बिठा दीजिए, ठीक है, बच्चे के एक साइड बच्चा बड़ा होता है, मान लीजिए 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो वैसे वैसे अपने क्या है, जो मुख्य अंग होते हैं उनका प्रयोग करने लगता है। देखिएगा, पहले हाथों से
सकती है। रोएगा तो उसका सर भी हिलाएगा, हाथों को भी हिलाएगा, पैरों को भी मारेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, फिर वो रोकर अपनी पूरी बॉडी को व्यक्त नहीं कराता, वो सिर्फ आंखों के जरिए रोता है, अपने मुख से अपनी बात को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि सामान्य से विशेष की ओर लक्षण होते हैं, ठीक है, जो आगे निरंतर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे इसमें क्या है, उसके विकास में बदलाव आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, बताइएगा भाई क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिएगा मुझे, सामान्य से विशेष की ओर बहुत इजी है, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत बहुत इजी है, आराम से समझ जाएंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, मान लीजिए कोई बच्चा, मैं पहले अपने तरीके से आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय वो बहुत ही स्वस्थ होता है, 6 माह का बच्चा बैठने लग जाता है, 8 से 10 माह का बच्चा खड़ा हो जाता है और 12 माह तक आते आते वो छोटे छोटे शब्दों को बोलने लग जाता है और चलने भी लग जाता है। तो इससे क्या है भाई, उससे हम कहेंगे कि बच्चा स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो जब देखा जाता है बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो बच्चे की कैच करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यदि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो माना जाता है कि बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे का भाषाई विकास यानी कि उसकी भाषा पे कमांड होगी। तो यही कहा गया है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। यदि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हुआ तो मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसके संवेग वो अच्छे से अपने संवेगों का प्रदर्शन करेगा, संवेग अच्छे होंगे तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई? यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो हैं आपके आयाम ये एक दूसरे से जुड़े हैं और इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ओके, क्लियर? चलिए, तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ पूछा है, परस्पर संबंध है सब। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमार। चलिए, तो देखिएगा मैम 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे अच्छे ज्योग्राफी है, तो हाँ बिल्कुल वो देखिएगा 3 बजे आपकी जो इंग्लिश की क्लास होती है, 4 बजे बिल्कुल साइकोलॉजी की क्लास होती है सुमन जी, और यहाँ 5 बजे आपको फिर मैथ की क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए आकांक्षा जी आपका कमेंट मिल रहा है, आज कमेंट पर थोड़ा कम फोकस किया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज। तो देखिए थोड़े से एक और देख लेते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप एकीकरण का सिद्धांत। एक करण यानी कि एक एक कर कर उसका करण करना, उसको विभाजित करना। क्या कहता है एकीकरण? विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाता है। आपने सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, ये उसी सिद्धांत पर बल देता है। कहा जाता है कि बच्चा जब छोटा होता है और उसे बेड शीट पर आप बिठा दीजिएगा, बेड पर आप बिठा दो, तो आपने देखा होगा कि बच्चा पूरी बेड को खींचने की, पूरी बेड शीट को खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि पहले बच्चा अपने संपूर्ण शरीर का और बाद में शरीर के मुख्य भाग का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान लीजिए पेन है, बच्चे को पेन लेने जाना है तो पूरी बॉडी के साथ चलेगा। ठीक है, पूरी बॉडी के साथ चलेगा। और जैसे बच्चा समझदार हो गया, मान लीजिए 1 साल का हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, पैरों से चलेगा और जाकर हाथ से उसको ऐसे पकड़ लेगा। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत, पहले संपूर्ण शरीर के भागों को चलाना सीखता है और बाद में शरीर के मुख्य भागों को चलाना सीखता है। क्लियर हुआ है या नहीं? प्लीज बताइएगा मुझे, क्लियर हुआ सभी को? भाई सभी को समझ में आया एकीकरण का सिद्धांत? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बता दीजिएगा भाई, समझ में आया? रेणुका प्लीज बताइएगा। चलिए, समझ में आया है, मनीषा जी ने कहा है। और
देखिए जो भी क्लास में है ना, इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो और मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग समझ भी पा रहे हैं या बस ऐसे ही हाँ हो रहा है। ठीक है, तो आपकी क्लास भी साथ के साथ लगेगी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत को दो पार्ट में बांटा है, एक है सिर्फ पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत और दूसरा है देखिए विकास क्रम। देखिएगा पहला देखिएगा, विकास की दिशा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए पहला देखिएगा सर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत। अब सर सिर से तो आप समझ जाइए सिर, ठीक है, पदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर चलने वाला सिद्धांत है ये। अब कैसे है तो देख लेते हैं। सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में होता है। कैसे होता है वो भी जानेंगे हम। बालक जन्म के कुछ समय पश्चात पहले अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है। आपने देखा होगा आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं ना तो बच्चे की गर्दन ऐसे हो जाती है। आपने देखा होगा ना भाई, जिस साइड बच्चों को आपने लिया बच्चे की गर्दन उधर ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपनी गर्दन को बैलेंस करना और संभालना नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा समझ बड़ा होता है, 8 माह 10 माह का होने लगता है, तो बच्चा अपनी सबसे पहले जो कंट्रोल करता है, संभालता है, वो अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है। तो देखिएगा बालक जन्म के कुछ समय पश्चात पहले अपने सिर को नियंत्रित करता है, फिर अपने हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, तत्पश्चात वह किसी वस्तु को पकड़ता है, रेंगकर चलता है, फिर खड़ा होकर चलने लगता है। यानी कि पहले वो रेंगकर चलना, पहले अपने सिर को संभालना शुरू करता है, फिर हाथों को भी वो हाथों से चीजों को पकड़ना शुरू कर देता है, फिर रेंगकर चलना शुरू करता है, लास्ट में वो खड़ा होकर चलने लगता है। तो सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत सिर्फ यही कहता है कि यह विकास सिर से पैर की ओर चलता है। इस सिद्धांत को मस्तिष्का दोमुखी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? हम भाई देखिएगा, मुझे आप कुछ यदि कुछ मोस्टली आपको पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज मैं कमेंट पे थोड़ा कम फोकस कर रही हूँ, कम ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, 1-2 बार ज्यादा कर दीजिएगा कमेंट, जिससे मैं समझ जाऊँ कि आपको कुछ पूछना है। बिल्कुल यहाँ पर सत्यम, इसमें सबसे पहले वो गर्दन को संभालना सीखता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इस सिद्धांत को मस्तिष्का दोमुखी विकास का सिद्धांत या फिर सदा वो सिर्फ पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट टाइम लगभग मेरा हो चुका है। देखिएगा समीप दूर द्विमुख दिशा का सिद्धांत क्या है यह सिद्धांत? इस सिद्धांत के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत में जो होता है विकास केंद्र से बाहर की ओर आता है, यानी कि केंद्र मध्य से बाहर की ओर निकलता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक इंसान को मजबूत और खड़ा करने के लिए सबसे अधिक योगदान, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, तत्पश्चात अन्य अंगों का विकास होता है। उदाहरण के रूप में बताया गया है कि सबसे पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करना सिखाती है, फिर अपने हाथ की उंगलियों पर, फिर अपनी बाहों पर नियंत्रण कर लेती है। तो समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत यही कहता है, यह केंद्र से बाहर की ओर चलता है, यानी कि केंद्र से लेकर अपने जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी ओर ये बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिद्धांत नहीं याद है, परंतु ज्यादा आएगा नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं सिद्धांत की, आपको देखिए सिद्धांत वगैरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ट्रिक्स के माध्यम से, एक ट्रिक्स तो नहीं कह सकती, काफी ट्रिक्स मैं आपको दूंगी, जो भी आपको इजी लगे आप आराम से सीखिएगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि सिद्धांत कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ मैं। आज सर का बर्थडे था, ऊपर से नेट ने प्रॉब्लम कर दिया, 1 घंटे की क्लास है, तो बाकी जो भी सिद्धांत होंगे वो मैं कल ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो देखिए समीप से दूर अभिमुख दिशा का सिद्धांत पहले विकास केंद्र से शुरू होता है, फिर बाहर विकास। बिल्कुल सही कहा राजकुमार, बहुत अच्छे से बताया, केंद्र से बाहर की ओर
जो विकास शुरू होता है वो समीप दुराभिमुख दिशा का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत की जो नींव होती है वो रीढ़ की हड्डी को संभालना इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को संभालता है बच्चा, फिर बाकी के अन्य अंगों को। आगे देख लीजिएगा, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। आप भी भविष्यवाणी करते हैं अपने अपने घरों में कि भाई मेरा बच्चा क्या डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा पायलट बनेगा। ये भविष्यवाणी क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सारी चॉइस रखते हैं, बहुत सारे सपने सजोते हैं। और देखिएगा, विकास की भविष्यवाणी करने का तात्पर्य यह है कि आपने एक फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के बारे में सुना होगा। सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है भैया कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो 5 वर्षों में ही एक बच्चे का पूरे जीवन का उन्होंने सार दे दिया है कि जो कुछ बनता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। ये भी एक भविष्यवाणी है, क्योंकि बच्चे के चाल चलन को देखकर, बच्चे की एक्टिविटी को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई बच्चा कुछ लाइफ में बनेगा। तो यही कहता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब बच्चे को ध्यान में रखकर, बच्चे की एक्टिविटी को देखकर, बच्चे की मतलब सीखने की उमंग को देखकर हम भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ ये बच्चा कुछ बन सकता है लाइफ में। ठीक है, तो देखिएगा, एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से ली जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा, यानी कि उसकी लंबाई कैसी होगी, है ना, और उसकी हड्डियां मजबूत होंगी या नहीं। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। शारीरिक अनुमान तो हम आमतौर पे लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चा जन्म के समय हष्ट पुष्ट है तो हम कहते हैं अभी बहुत स्वस्थ बनेगा। लेकिन मानसिक विकास की हम बात करें तो मानसिक विकास को हम तभी अनुमान लगा पाते हैं जब बच्चा कोई भी कार्य को अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करता है। मान लीजिए 6 माह का बच्चा बहुत अच्छे से नकल कर रहा है तो हम कहते हैं भाई आगे चल के बहुत कुछ अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी निश्चित की जाती है, और आप लोग भी विकास की भविष्यवाणी करते होंगे। तो ये बहुत इजी सा था, सिद्धांत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विकास लंबवत। विकास लंबवत सीधा ना होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। देख लेते हैं कैसे। बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। मान लीजिए कैसे, वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप लोग आज मेरी क्लास में आए, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल मैम अनुमान लगा सकते हैं राजकुमार। देखिए भाई यहाँ पर विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार कैसे होता है। मान लीजिए कि आज आपका बहुत मन है पढ़ने का और आज आपने एक ही दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, बहुत ज्यादा लगा कि हाँ भाई आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, मुझे बहुत कुछ आ गया। लेकिन कल आने वाले टाइम में, कल दूसरे दिन क्या होता है कि आपका मन ही नहीं करता पढ़ने के लिए, है ना। तो कहा जाता है कि विकास लंबवत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने दुगना सीखा तो कल चौगुना सीखेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने 2 चैप्टर किए तो कल हो सकता है आपको 1 चैप्टर भी याद ना हो। तो ये घटते बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये कभी बहुत अधिक हो जाता है, कभी कम होता है, लेकिन ये क्या रुकता नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, घटते बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? और भाई समझ में आ गया मैम जी, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि बच्चा बड़ा होकर क्या, बिल्कुल रानी अनुमान लगा नहीं सकते, लेकिन एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना। यदि आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, हर चीज को बहुत अच्छे से कैच कर रहा है, मान लीजिए 2 से 3 साल तक का बच्चा बड़ों की रेस्पेक्ट कर रहा है और आपके कहे अनुसार वो कोने में बैठ जाता है, जो भी आप कहते हैं वो समझ जाता है, तो आप कहते हैं मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत समझदार है, जो मैं कहती हूँ बहुत आराम से मान लेता है, तो वो ये भविष्यवाणी तो हुई, ये भविष्यवाणी तो हुई भाई, है ना।
हाँ, वो नितेश कांत जी ने कहा है कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ। मैं स्लो ही पढ़ाती हूँ। आज थोड़ा सा मुझे फास्ट इसलिए क्योंकि थोड़े बहुत सिद्धांत तो होने चाहिए थे आज की क्लास में, तो आज के लिए माफी चाहती हूँ जिनको लगे कि हाँ मैडम वो फास्ट पढ़ा रही है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। विकास लंबा ना होकर हाँ बढ़तोयाकार होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। घटते बढ़ते क्रम में होता है, लेकिन ये रुकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ सिद्धांत, अभी बहुत सारे सिद्धांत आपको मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। सर वेट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैम अपनी क्लास को यहीं पर रोक दीजिएगा, तो माफी चाहती हूँ गाइस। आज की क्लास को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। मिलेंगे कल, और कल इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नेट के ना होते हुए भी यहाँ पर वेट किया। तो थैंक यू सो मच गाइस। टाइम बहुत है और कामनी मैडम आपके साथ है, बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है आप सभी की। बिल्कुल भी चिंता ना करें, सीडीपी को लेकर और हिंदी को लेकर, ये दोनों मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, बाकी और सब्जेक्ट आप लोग देखिएगा। तो मिलेंगे कल की क्लास में हिंदी के साथ 10 बजे, और 4 बजे मिलेंगे आपको सीडीपी के साथ, ठीक है। चलिए। अच्छा अच्छा, देखिएगा मुझे बोला है कि मैडम स्पीड बहुत ज्यादा है, आज के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे खुद भी लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड आपसे पढ़ा, बहुत स्पीडली आपको भी बता रही हूँ। तो कल ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज, और हाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है मनजोत जी या जो भी मेरे लर्नर है यहाँ पर, वो कल दोबारा से बोल सकते हैं कि मैम आप इस सिद्धांत को मैं दोबारा बता दें। मैं कल आपको फ्री होकर बिल्कुल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। सर आ जाइए।